हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। कक्षा 9th का ये 10th चैप्टर है। ठीक है, आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, ये नियम नीचे दिया हुआ है। F=g(m1m2) अपॉन r², जिसमें g होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m1 होता है पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी। इसमें पढ़ेंगे हम उत्प्लावन बल, इसका नीचे फार्मूला दिया है। इसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, इसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, और हम पढ़ेंगे भार क्या है और द्रव्यमान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसमें। ये एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, बात हुई है गुरुत्वाकर्षण की। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं, मतलब ऊपर से जस्ट छोड़ देते हैं नीचे, है ना, तो वो पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। त्वरित मतलब कि जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो इसमें कहते हैं कि जब पत्थर धरती की तरफ त्वरित हो रहा है तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है। तो त्वरित होने का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो उस पत्थर पर कोई बल लगा रही है। तो वो बल किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है और वही बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो धरती है वो किसी भी चीज़ को खींचती है और जिस बल से खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। तो ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि कोई भी चीज़, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का ही सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हर पिंड में होता है। हर पिंड थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण बल दिखाता है। डिपेंड करता है उसका द्रव्यमान कितना है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा बल लगाएगा। तो यही सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक है, ये नियम जो था ये न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लिया दो पिंड हैं, एक का जो द्रव्यमान है वो m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, और उनके जो बीच की दूरी है वो d है। ठीक है, तो जो बल लगेगा, कुल बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो वो फील कर रहा है वो इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो बल है वो दोनों के द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर इनका द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो बल भी घटेगा। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और बीच की दूरी अगर घटेगी तो बल बढ़ेगा, और वो उसकी पावर में बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर उसकी दूरी 2 यूनिट कम हो रही है तो बल 4 यूनिट बढ़ेगा, अगर उसकी दूरी 3 यूनिट बढ़ रही है तो बल 9 यूनिट कम होगा। ये उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने यही किया है। इन्होंने कहा है कि मान लेते हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और वो d दूरी पर रखी हैं। ये देखिए m1 m2 इनका द्रव्यमान दे रखा है, वस्तुएं हैं a और b और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d दे रखी है। तो इन्होंने कहा कि दोनों वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो
F होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये समानुपाती और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोनों इक्वेशन को जब आप एक साथ रखेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला बनता है। पहले तो हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो आपने देखा कि एक नियतांक लग जाता है, ये रहा। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नया लगता है। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे कैपिटल जी लगेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पे कैपिटल जी लगेगा। कैपिटल जी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका नाम याद रखिएगा। इसको कैपिटल जी से शो करते हैं, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, इसका मान किसी भी जगह, चांद पे, धरती पे, मंगल ग्रह पे, कहीं भी हमेशा सेम होगा। किसी भी दो वस्तुओं के लिए आप ले लो, इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद करना है। कई बार एक नंबर में इसकी वैल्यू आती है, कई बार ये कह देते हैं कि जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, तो आपको बताना होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं तो वैल्यू आपको बतानी होगी। ठीक है, और ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसी भी दो वस्तुओं के लिए भी समान होता है, किसी भी स्थान पर भी समान होता है। ठीक है, ये सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक? क्योंकि ये ना तो किसी माध्यम की प्रकृति से बदलता है, ना तापमान से बदलता है, ना किसी और चीज़ पर बदलता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है या सार्वत्रिक स्थिरांक कहलाता है, क्योंकि ये किसी भी वजह से या किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम आपने चैप्टर 8 में भी पढ़े हैं। न्यूटन की गति के नियम एक बार दोबारा देख लेते हैं। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप सभी को पता है, चैप्टर 8 में 9 में आपने ये सब पढ़ा है। तो ये कहते हैं कि जितना हम क्रिया करेंगे उतनी ही इक्वल उसमें प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है? न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का लॉ है उसमें कहते हैं कि हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, तो अगर कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से नीचे, वो धरती की तरफ आ रहा है, तो धरती तो उसे आकर्षित कर रही है, लेकिन वो पत्थर भी आकर्षित कर रहा है। लेकिन वो धरती की तरफ क्यों आ रहा है? धरती उसकी तरफ क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि धरती का द्रव्यमान जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा है पत्थर से। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा वो ज़्यादा आकर्षित कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए पत्थर धरती को आकर्षित नहीं कर पाता, धरती पत्थर को आकर्षित कर लेती है। पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करती है, तो पत्थर भी कुछ बल लगाता है, ठीक है, अपनी तरफ। तो वो जो बल है उसका जो फॉर्मूला है वो है F = ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है, पत्थर का द्रव्यमान कम है। पत्थर का द्रव्यमान कम होने की वजह से क्या होता है, उसके वेग में जो त्वरण होता है वो तो 9.8 है। ठीक है, और उसका जो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका जो त्वरण है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कहलाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो ज़्यादा बल से उसे खींच लेती है। अब इसका महत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? ये कहाँ पे यूज़ होता है? बेटा क्या महत्व है गुरुत्वाकर्षण का? देखिए, पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसकी वजह से होती है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो चंद्रमा उसके चारों तरफ गति करता है। हम पृथ्वी पर कैसे खड़े हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खड़े हैं। सूर्य के चारों ग्रहों की गति किसकी वजह से हो रही है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो किसकी वजह से आता है? वो भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गुरुत्वाकर्षण रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है बेटा? मुक्त पतन का मतलब है जब हम किसी चीज़ को एकदम फ्री फेंकें, कोई फोर्स नहीं लगाना है हमने,
हम उसे सिर्फ ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, है ना, ऊपर ले जाके हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप एक फोर्स फील करती है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरती है, उस पर कोई और बल ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो वो मेन जो है उस पर बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इसे कहते हैं मुक्त पतन, जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरे, ठीक है। तो इससे वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही गिरता है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, उसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वही है जो त्वरण का है। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है बेटा, नोट्स में देखेंगे आप, यहाँ ये जो कैपिटल जी है ना, यहाँ पे कैपिटल जी नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल जी आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो मुक्त पतन होता है, जब कोई भी चीज़ जो हम उसको फ्रीली गिराते रहते हैं, फ्रीली हमने उसे छोड़ दिया ऊपर से नीचे, तो वो हमेशा पृथ्वी की तरफ आएगी। तो पृथ्वी की तरफ जब आएगी तो क्या होगा, उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही आएगी, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से बढ़ता है, ये जो वेग परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसकी वजह से त्वरण उत्पन्न होगा ना। वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो ये जो बार बार वेग परिवर्तन होगा, तो वेग परिवर्तन किसी समय अंतराल पे होगा, तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वही होता है जो नॉर्मली त्वरण का होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर बटे सेकंड की घात 2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं दोबारा समझा रही हूँ बेटा, जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर ले जाके वहाँ से फ्री छोड़ देते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे एक पत्थर है, इसको मैंने फ्री छोड़ दिया, ये अर्थ है, ठीक है, ये नीचे ज़मीन है। तो जैसे जैसे ये पत्थर नीचे आता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इसके वेग में तेज़ी आती जाएगी, इसका वेग जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से शो करते हैं, और इसका मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक होता है, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका नाम क्या है। गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका नाम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, अगर किसी भी चीज़ को हम फ्री छोड़ दे रहे हैं, ऊपर से छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, जो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है, तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी दिशा केवल पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, इसे स्मॉल जी से शो करते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। किसकी वजह से होता है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी वजह से होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कैसे निकलेगा, देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है कि F = G m1m2/r²। अगर हम पृथ्वी पे किसी पिंड की बात करें कि पृथ्वी पर कोई पिंड रखा हुआ है, तो वो आपस में कितना फोर्स फील करेंगे, तो इसके लिए हम कैपिटल मतलब m1 हम ले लेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 ले लेंगे उस पिंड का द्रव्यमान, और r के लिए क्योंकि वो पृथ्वी की सतह पर ही रखा हुआ है तो इसके लिए हम पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो m1 था, m1 के लिए हम क्या ले लेंगे, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। m2 के लिए हम क्या ले लेंगे, मास ऑफ स्टोन या पत्थर जो भी था, ठीक है। r² हम क्या ले लेंगे, रेडियस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हम लेंगे, फॉर्मूला है हमारा F = mg, ठीक है। ma था तो a जो है पृथ्वी के लिए वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, तो a की जगह हमने g लिखा दिया, तो F = mg हो गया, ठीक है। तो F की ये देखिए F = Gmm/r² भी है, F = mg भी है। अब हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, तो mg = Gmm/r² हो गया। फिर हम ये स्मॉल से ये स्मॉल m से
ये स्मॉल m काट देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बचेगा, इधर स्मॉल g बचेगा, इधर कैपिटल जी एम बचेगा अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए g की वैल्यू है ये आपकी 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, पृथ्वी की त्रिज्या ये दी हुई है, ठीक है। तो इससे जब हम फॉर्मूले में रख के हम निकालेंगे स्मॉल जी की वैल्यू, तो कैपिटल जी ये दिया हुआ है, पृथ्वी का मास ये दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी के लिए हम त्रिज्या रखेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर रखेंगे। ये सब जब हमने कैलकुलेट किया तो बेटा आ गया 9.8, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो है 9.8। कहाँ पे? पृथ्वी पर, हर जगह नहीं। इसकी वैल्यू हर जगह बदलेगी, ध्यान रखिएगा। कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, मून पे अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी। इस तरह से इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। और गुरुत्वीय त्वरण में और गुरुत्वीय स्थिरांक में अगर आप रिलेशन देखें, अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी का कोई फॉर्मूला है तो वो ये है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी है गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, एम ई है आपके अर्थ का मास, और आर स्क्वायर है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक बार इसमें अंतर देख लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है देखिए, इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान है 6.6734 या 6.67 भी लिख सकते हैं इसे, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मैंने आपको बताया था, और कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। स्मॉल जी जो है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कैपिटल जी है उसकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी जो है वो सदिश राशि है, और गुरुत्वीय स्थिरांक जो है वो अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है आपको बता देती हूँ। सदिश राशि बेटा वो होता है जिस पे दिशाएं भी डिपेंड करती हैं, ना सिर्फ परिमाण बल्कि दिशा भी डिपेंड करती है, कितना लग रहा है बल वो भी, और किस दिशा में लग रहा है वो भी। तो जहाँ पे दिशा पे डिपेंड करती है चीज़ें वो सदिश राशि होती है, जहाँ पे दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता वो अदिश राशि होती है। तो कैपिटल जी जो है वो अदिश राशि है और स्मॉल जी जो है वो सदिश राशि है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा आप। देखिए पहला एग्जाम्पल है 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर जो हैं वो एक मीनार की चोटी से कहते हैं गिराया जाए तो कौन सा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि इसमें सिंपल क्या किया हुआ है, इसमें फार्मूला लगाया हुआ है F=g/mm/d²। उस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों पत्थर एक ही समय पे सतह पे पहुंचेंगे, ठीक है, टाइम में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये है कि इक्वल टाइम पे पहुंचेंगे बशर्ते उस पर कोई और फोर्स काम ना कर रहा हो। ऐसा कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अगर एक पंख है, किसी पक्षी का पंख है और एक पत्थर है, उन दोनों को एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा, अगर उन पे कोई और बल काम नहीं कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के अलावा। तो अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ पहुंचेंगी, पक्षी का पंख और पत्थर दोनों ही चीज़ें एक साथ पहुंचेंगी। अगर कोई और बल काम कर रहा है, हवा का बल काम कर रहा है, कोई और बल काम कर रहा है, तो टाइम में चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ गति की समीकरण डिस्कस कर लेते हैं बेटा। गति की समीकरणें आपने वैसे पहले पढ़ी हुई है, लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमको। जैसे पहली जो इक्वेशन होती थी वो होती थी v=u+at, तो हर जगह अब एक ही जगह g आएगा, तो v=u+at की जगह हो जाएगा v=u+gt, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन होती थी वो होती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो होती थी वो दूरी होती थी, यहाँ पे s हमने हाइट लेनी है, यू टी सेम रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर लगेगा। और थर्ड इक्वेशन जो होती थी वो होती थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। तो यू स्क्वायर क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में था, विरामावस्था से शुरू हुआ था, तो यू तो ज़ीरो आ जाएगा, तो यू स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होना था, तो a की जगह हम g लेते हैं और s की जगह हम h लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये इस तरह से रिएक्शंस में चेंज आ जाएगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि तीनों रिएक्शंस कैसे बन जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण के इन्फ्लुएंस में। ये देखिए, अगर अंतिम वेग हमें निकालना है तो हम निकालेंगे u माइनस जी टी, ठीक है। अगर t सेकंड बाद हमें हाइट निकालनी है तो ये फार्मूला लगेगा, और इन तीनों जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। आप मुझे मैसेज में ये भी बता सकते हैं कि मैम समझ में आ गया है। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई डाउट है तो ही आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे अपना डाउट भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे का चैप्टर जो है हम अगली वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।